चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम दोनों सिनोनिमस वर्ड है यहाँ पर। देखिए, इसमें हम करते क्या है, पहले हम एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। गैस डिस्चार्ज ट्यूब है क्या? एक ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है। इसके अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड हैं और इन इलेक्ट्रोड पर एक हाई वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को भर दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे भर दिया है। इसमें यहाँ पे एक विंडो है। इस विंडो से जो यहाँ पर ट्रांजिशंस होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि बोर के मॉडल में था कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका n=1 में है और उसे अगर एनर्जी दें तो एनर्जी कहाँ से देंगे? ये जो हाई वोल्टेज जो लगाई है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा जिससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलके n=1 से n=2 या 3 पर जा सकता है। जब वो 2 या 3 पर चला जाएगा तो कुछ देर बाद ही वापस लौट के आएगा और जो एनर्जी उसने एक्वायर करी है वो फोटोन की फॉर्म में फिर वापस बाहर फेंक देगा। दैट मीन्स यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे ट्रांजिशन चलेंगे और यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के फोटोन बाहर निकलेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमने यहाँ पर एक ये लिया हुआ एक स्क्रीन है और इसके अंदर एक स्लिट यहाँ पर लगाई हुई है ना। इसके अंदर यहाँ पर एक छोटी सी झिर्री है कि जो भी लाइट निकलेगी झिर्री में से पास होकर यहाँ पर जाएगी। फिर यहाँ पर हमने एक प्रिज्म लगाया हुआ है। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग पैटर्न में तोड़ देता है। अलग अलग कलर की लाइट मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन, है ना। रेड कलर की लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग है, पर्पल कलर के लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग बैंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने प्रिज्म लगाया हुआ है। इसे दोबारा से थोड़ा सा और करेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रिज्म लगाया हुआ है इस तरीके से, ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म लगाया हुआ है। तो यहाँ से ओवरऑल यहाँ से एक लाइट निकलेगी, यहाँ से लाइट निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद फिर ये प्रिज्म पर गिरेगी और प्रिज्म पर गिरने के बाद प्रिज्म इसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अलग अलग बेंड करेगा। दैट मीन्स यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी वो कोई लाइट, यहाँ पर फिर एक स्क्रीन लगाई हुई है, यहाँ पे फिर एक हमने स्क्रीन लगाई हुई है। तो कोई लाइट मान लो यहाँ पर गई, दैट मीन्स इस तरीके से जाती हुई आपको दिखेगी। तो ये लाइट यहाँ पर आकर हिट करेगी। कोई दूसरे डिफरेंट फोटोन, जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के फोटोन की लाइट मान लो आपकी यहाँ पर हिट करती है, तो यहाँ पर हिट करेगी। यहाँ पर हिट करने के बाद फिर वो यहाँ पर आके गिरेगी। किसी और फोटोन, किसी और फ्रिक्वेंसी के फोटोन की लाइट यहाँ पर हिट करेगी और यहाँ पर हिट करने के बाद वो यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से अगर मैं इसे यहाँ पर देखूँ इस स्क्रीन को, तो इस स्क्रीन पर आपको इस तरीके से अलग अलग जगह पर पट्टियाँ दिखाई पड़ेंगी। जैसे इसके रिगार्डिंग एक पट्टी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग एक पट्टी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग एक पट्टी आपके यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो इस स्क्रीन पर आपको डिफरेंट लाइन दिखाई पड़ेंगी।
तो इसी को बोला गया है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट लाइंस आएंगे, जैसे एक लाइन आपकी ये आ रही है, ये लाइन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन को दिखा रही है, फिर एक ये लाइन आ रही है, ये लाइन एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन को दिखा रही है, फिर एक ये लाइन आ रही है जो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन को दिखा रही है। तो पहले तो ये किस टाइप का सेटअप है, ठीक है। तो पहले इसको बनाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या चीज? 7 क्यों आनी चाहिए? 7 से क्या मतलब है? ये क्या व्हाइट लाइट थोड़ा ना फेंक रहा है? कोई मैं व्हाइट लाइट की टॉर्च लेकर नहीं बैठा हूं कि आपको विबग्योर बनेगा इसमें। ये लाइट कहाँ से आ रही है? रूम की लाइट थोड़ा ना है, ये हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अंदर जो ट्रांजिशन है वो लाइट है ये। तो दुनिया में सारी लाइट विबग्योर थोड़ा ना है। मान लो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन, तो 2 ही पट्टी बनेंगे। विबग्योर में कितनी पट्टी हैं? 7 पट्टी हैं पक्का, बस 7 ही रंग है विबग्योर के अंदर, 7 ही रंग है। वो तो 7 रंग में हमने एक मोटा मोटा डिवाइड किया है, 7 पट्टियां थोड़ा ना, वो तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। 7 तो हम उसे मोटा मोटा बोल देते हैं कि विबग्योर है, कि वॉयलेट है, इंडिगो। वॉयलेट और इंडिगो के बीच में कुछ नहीं है, पूरा पैटर्न है वो, कंटिन्यूअस पैटर्न है वो, ठीक है। बना लिए? चलिए तो अब इसका डेरिवेशन हम देखते हैं। हो गया सबका ये? डेरिवेशन फॉर हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए, एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइन स्पेसी हैविंग एटॉमिक नंबर Z और किसी ऑर्बिट n में क्या होती है आपकी, बाद में लिखना, पहले यहाँ पे देखो। किसी हाइड्रोजन लाइक स्पेसी जिसका एटॉमिक नंबर Z है और उसके अंदर nth ऑर्बिट में बैठा है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है -e⁴m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और यहाँ पर आपका Z²/n², ये फॉर्मूला है ना। तो चलिए E फॉर Z, मान लो n आपका यहाँ पर क्या है, n1 है, ठीक है, किसी ऑर्बिट नंबर n1 में बैठा है, तो आपका ये हो जाएगा -e⁴m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² Z²/n1²। और वहीं अगर यहाँ पर कोई E Z n2 में बैठा है तो क्या हो जाएगा
माइनस 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सॉरी e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और यहाँ पर आपका z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लो किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट n2 से अगर किसी n1 में ट्रांजिशन करता है, तो यहाँ से यहाँ अगर ये ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में फिर एक फोटोन इमिट करेगा, उसके रेस्पेक्ट में एक फोटोन इमिट करेगा और फोटोन की एनर्जी क्या होगी, दैट मीन्स EZn2 माइनस EZn1 ये होगी। ठीक है, दिस माइनस दिस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो E फोटोन की जो एनर्जी होगी वो आपकी होगी EZn2 माइनस EZn1। चलिए तो अभी से देखें, पहले ये वाली टर्म लिखी जाएगी, माइनस e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, सॉरी ये n2 है, ये n2 है ना, n2 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस और फिर यहाँ पर अपना ये लिखा जाएगा, माइनस तो पहले से आया है, ये फिर ये लिखा जाएगा माइनस ए की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और फिर यहाँ पर आपका z स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो E फोटोन, देखिए माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो ये वाली टर्म फिर आपकी प्लस हो जाएगी, तो पहले इस वाली टर्म को लिख लेंगे बाद में ये वाली टर्म। तो यहाँ पर अगर हम देखें पूरा कॉमन हम यहाँ पर लें e की पावर 4 m और z स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मतलब 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आपका ये वाली टर्म माइनस माइनस होकर प्लस में आपको दिखेगी 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन कांस्टेंट है, H कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये सब वेरिएबल है। तो ये जो भी कांस्टेंट है इनकी हम वैल्यू रख लेते हैं, है ना, इनकी हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखने के बाद आपका E फोटोन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका 13.6 z स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो ये E फोटोन है। यहाँ हम इसे किसी भी दो एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस भी यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर हम इसे EZn2 माइनस EZn1 में भी जहाँ पर हमें यूज करना हो वहाँ पर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। 13.6 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो अगर वो डायरेक्ट फोटोन के रिगार्डिंग पूछता तो भी आप, या फिर किसी n2 से n1 और एटॉमिक नंबर z हो तो भी आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो आपका यहाँ पर ये बनता है, हैं? हाँ z रह गया है वो, z स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो आपकी hc अपॉन लैम्डा ये आपकी होती है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन आपकी hc अपॉन लैम्डा है, तो hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे आपका z स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। कई बार वो फोटोन की वेवलेंथ में इंटरेस्टेड है, केवल फोटोन की एनर्जी में नहीं, तो हम यहाँ पर केवल लैम्डा रखेंगे और बाकी hc को हम इधर भेज देंगे, तो आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू e की पावर 4 m, ये सब नीचे जाएगा तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और ये आपका c और यहाँ पर आपका z स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये सबका सब कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं r, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। जहाँ पर r को क्या बोला गया है, r आपका रिडबर्ग कांस्टेंट RYD, रिडबर्ग्स
कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻7, 1.097 इंटू 10⁻7 1/मीटर, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये बन जाता है। यहाँ पर आर की वैल्यू अगर आप ये वाली रखते हो पर मीटर वाली, तो आर जो लैम्डा है, लैम्डा आपको ये निकाल के देगा मीटर में, है ना, और मीटर से आपको नैनोमीटर चाहिए तो फिर 10⁻9 की मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, वही देखिए जो 1/लैम्डा है, 1/लैम्डा को वेव नंबर भी बोलते हैं, वेव नंबर। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा आपकी होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है, मान लो वेवलेंथ आपकी है 0.1 मीटर, उदाहरण के लिए। वेव नंबर बोला जाता है कि 1 मीटर लेंथ में ऐसी कितनी वेव्स हैं। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ आपकी होती है कि यहां से चला, फिर ये ऐसे आया और यहां से वापस यही पैटर्न रिपीट करने लगेगा, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपकी है वेवलेंथ। मान लो जो वेवलेंथ आपकी 0.1 मीटर है और मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर लेंथ में ऐसी कितनी वेव्स आएंगी, तो 10 आ जाएंगी, है ना, तो उसको बोलते हैं वेव नंबर। तो 1 डिवाइड बाय लैम्डा, तो आप ऐसा 1 मीटर मान लीजिए और डिवाइड बाय लैम्डा आपका 0.1, तो 1 डिवाइड बाय लैम्डा को बोलते हैं वेव नंबर, कि इसका वेव नंबर 10 है, मतलब ये रिलेशन इस टाइप से है। तो 1/लैम्डा को बोलते हैं वेव नंबर। तो यहाँ से वेवलेंथ पूछ सकता है, या फिर अगर आपसे पूछे वेव नंबर तो डायरेक्ट 1/लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है। दैट मीन्स ये जो लिखा हुआ है डायरेक्ट वेव नंबर ही लिखा है। लैम्डा पूछता है तो आपको फिर सोल्व करके ये फिर से उलट के लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिखिए। यहां पर जेड क्या है? जेड की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेड? अब वो बात बाद में करेंगे जो तुम पूछ रहे हो। जेड बताओ, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, उसकी यूनिट कुछ है? यूनिट लेस है। N1 जो लिखा है उसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट, तो ये जो सब लिखा है इसकी ये यूनिट लेस है। तो R की यूनिट अगर पर मीटर है, तो अगर आप लैम्डा इस वैल्यू को रख के निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू देगा आपको मीटर में। और अगर आपसे पूछता है कि लैम्डा मुझे नैनोमीटर में बताइए, तो मान लो आपका आया जितना भी मीटर आया उसमें आप 10⁻9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो नैनोमीटर में आ जाएगा। मान लो ये 1 मीटर आ गया तो फिर कितना आ जाएगा? 10⁻9 नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये करना मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है पर मीटर में आपकी होती है। ठीक है,
ये देखो चल रहा है क्या? ये भी नहीं चल रहा है सब। हो गया सबको? चलिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए बना रहे हैं यहाँ पर बीच में आपका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं। तो मान लीजिए ये आपका ये n=1 है, फिर ये आपका n=2 है, ये आपका n=3 है, n=4, n=5, n=6 और एक और बना लेते हैं, n=7। तो यहाँ पर अगर किसी हाइयर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर n=1 में गिरता है डायरेक्ट, है ना,
तो फिर जो फोटॉन्स आते हैं उन्हें एक अलग रीजन में आते हैं, ठीक है, जैसे कि वे आपके अल्ट्रावायलेट में आते हैं। सारे जितने भी फोटोन हैं अगर 2 से 1 पे गिरेगा, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे, ऊपर से नीचे पर अगर आएगा तो जितने भी फोटॉन्स आएंगे सबकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम रहेगी और ये आपकी आती है अल्ट्रावायलेट में। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से 2 में आके गिरता है डायरेक्ट, जैसे कि 3 से 2 में या 4 से 2 या 5 से 2 या 6 से 2, तो जितने भी फोटोन आते हैं वो विजिबल में आते हैं। उसी तरीके से फिर अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली 3 में गिरता है, जैसे कि 4 से 3, 5 से 3, तो फिर जो फोटोन आते हैं वो इंफ्रारेड में आते हैं। तो इस तरीके से n=1 में कोई भी गिरता है, 2 में गिरता है, 3 में गिरता है, 4 में गिरता है, 5 में गिरता है, तो जितने भी ये फोटोन्स आ रहे हैं उनकी एक सीरीज है, उनको एक सीरीज का नाम दे दिया गया है। तो पहले देखते हैं, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट, दैट मीन्स जैसे कि n=2 से 1 में आ रहा है, या फिर आपका ये 2 से 1 में, या फिर वो आपका 3 से 1 में आ रहा है, या फिर आपका 4 से 1 में, 5 से 1, 6 से 1, या फिर आपका ये 7 से 1, तो जितने भी ये फोटोन हैं इनको लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो साथ में हम बनाते चलते हैं सीरीज। अभी आप पहले देखिए फिर बाद में बनाइएगा सीरीज, ठीक है। सीरीज के साथ साथ उनका डिस्कवरी ईयर लिखा है, डिस्कवरी ईयर। यहाँ पर n2 की वैल्यू है कि कौन सी हायर एनर्जी ऑर्बिट आपकी क्या है। n2 का मतलब n=2 नहीं है, ठीक है। n2 का मतलब कोई हायर एनर्जी ऑर्बिट। यहाँ पर फिर n1 है और फिर यहाँ पर क्या है, स्पेक्ट्रल रीजन। स्पेक्ट्रल रीजन, स्पेक्ट्रल रीजन मतलब किस स्पेक्ट्रम में है, इंफ्रारेड में है, विजिबल में है, या फिर अल्ट्रावायलेट में है। तो यहाँ पर देखिए लाइमन सीरीज इसको बोला गया है। ये लाइमन, बामर, पास्चन इस तरीके से हैं। तो ये जो भी नाम है ये रैंडम नहीं है, ये इनके जो डिस्कवरर, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको खोजा है उसके नाम पर है। तो लाइमन जो नाम है, जिस साइंटिस्ट ने इस लाइन की डिस्कवरी की है उसके नाम पर है, और इसका डिस्कवरी ईयर है 1915। इसका डिस्कवरी ईयर है। यहाँ पर आपका जो सॉरी, ये n1 यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पर n1 बनाएंगे, यहाँ पर n2 बनाएंगे। यहाँ पर n1 है, यहाँ पर n2 है। n1 यहाँ पर होगा n=1 और n2 यहाँ पर कोई हायर एनर्जी ऑर्बिट, दैट मीन्स 2 या 3 या 4 या इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो भी स्पेक्ट्रल रीजन है वो अल्ट्रावायलेट आएगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा। दैट मीन्स ये जो भी हमने बनाया है ये आपका लाइमन सीरीज है, ये आपका लाइमन सीरीज है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से n=2 में आता है तो ये आपका n=2 है। तो 3 से 2 या आपका 4 से 2 या फिर आपका 5 से 2 या 6 से 2 या फिर आपका 7 से 2 या फिर और हायर से। तो यहाँ पर सीरीज का नाम है बामर, ये बामर सीरीज है। तो यहाँ पर देखिए बामर, इसका डिस्कवरी ईयर है 1885, 1885। यहाँ पर n1 जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है उसका वो वैल्यू है 2, और यहाँ पर आपका 3, 4, 5 और इस तरीके से। इसमें जो भी लाइन आएंगी वो विजिबल लाइट में आती है ना। तो विजिबल, ठीक। बाकी देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली गिरता है n=3 में, जैसे कि 4 से 3 या फिर आपका 5 से 3, 6 से 3, 7 से 3 एंड सो ऑन, तो इसका नाम है पास्चन। ये पास्चन सीरीज है, ये पास्चन सीरीज है। इसका डिस्कवरी ईयर है 1896। यहाँ पर n1 की वैल्यू होगी 3 और कोई हायर एनर्जी ऑर्बिट होगी आपकी 4 से या 5 से या 6 से। इसमें जो रीजन आपका होता है इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है, ठीक है। अगला देखिए, अगर किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से गिरता है 4 में तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, तो ये आपका आता है
ब्रैकेट ब्रैकेट BRACKETT BRAC ब्रैकेट बी, ये ब्रैकेट सीरीज है। इसका डिस्कवरी ईयर है 1922। इसमें कोई भी लोअर एनर्जी ऑर्बिट है आपकी 4 और हायर आपकी 5 से 6 से 7 से एंड सो ऑन। इसका भी जो रीजन है वो इंफ्रारेड है। आगे देखिए, किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से अगर गिरता है 5 में, जैसे कि 6 से 5, 7 से 5, तो इसका नाम है पी फंड है ना। इसका डिस्कवरी ईयर है 1925 और ये यहाँ पर 5, यहाँ पर आपका 6 से 7 से 8 से एंड सो ऑन, और ये भी आपका है इंफ्रारेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज आती है। इसका डिस्कवरी ईयर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे लिखे हैं कि कब कब किस किस खोज हुई है, और ये लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड, और ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये इसका पिक्चर डायग्राम है कि किस तरीके से कहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब इसको बनाइए।
हो गया सबको? हो गया? चलिए कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और है। तो यहाँ पे देखिए ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है और ये n इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो n इक्वल टू 2 से जब 1 पर आता है तो ये बोली जाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, है ना। अगर आपका n इक्वल टू 2 से आपका ट्रांजिशन करता है n इक्वल टू 1 में, तो अगर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 और इस तरीके से एरो लगी है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर उसने ट्रांजिशन किया, 2 से 1 पर ट्रांजिशन किया है, तो ये सबसे पहली लाइमन बोली जाएगी। ये जो लाइमन है, लाइमन सीरीज है, ये लाइमन सीरीज की पहली लाइन है। तो इसे एल अल्फा लिख देता हूँ, एल अल्फा। आपको पता होगा अल्फा बीटा गामा हम 1 2 3 इस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो इसे बोलता है वो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। ठीक है, वहीं पर अगर आपका ये 2 था, ये 3 से अगर आपका आता है, 3 से अगर आपका 1 पे आता है तो इसे क्या बोलेंगे? सेकंड लाइन ऑफ लाइमन। दैट मीन्स ये आपकी एल अल्फा है और ये आपकी एल बीटा बोल देंगे। तो अगर इसे n इक्वल टू 3 से अगर आपका आता है n इक्वल टू 1 पे तो इसे बोलता है एल बीटा। दैट मीन्स सेकंड लाइन ऑफ लाइमन, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन। ठीक, वहीं पर ये और ध्यान दीजिए कि अभी तो चलिए लाइमन है, ये आगे बात करेंगे उसकी। अगर वहीं पे आपका आता है ये आपका आता है 4 से 1 में, तो इसे बोल देता है गामा। तो ये आपका n इक्वल टू 4 से अगर आपका आता है n इक्वल टू 1 में, तो ये आपकी क्या है? L गामा है। दैट मीन्स थर्ड लाइन ऑफ लाइमन। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3 से 2 पे आता है तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ क्या है? बामर है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर है। तो इसे बी अल्फा लिख देता है। तो आपका n इक्वल टू 3 से आपकी आ रही है अगर n इक्वल टू 2 पे, तो ये आपकी है बी अल्फा। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर है। वहीं पर अगर 4 से आपकी आती है 2 पे, तो ये आपका बी बीटा है। तो n इक्वल टू 4 से अगर आपकी आती है n इक्वल टू 2 पे, तो ये बामर की सेकंड लाइन है, बी बीटा है। तो सेकंड लाइन ऑफ बामर है। वहीं पर एक चीज और है, जो बामर रीजन है ये आपका विजिबल में है ना। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते चले जाएं तो बामर की लाइंस आपके पास बनेंगी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो यहाँ पर मान लो 6-7 लाइन आपकी बनती है, मतलब 7 लाइन की हम बात करें तो ये वाली लाइन जो आई है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी या 7वीं वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? 7वें वाले, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर से नीचे आ रही होगी। तो 7 वाली लाइन आपकी आ रही होगी n इक्वल टू किससे? 8 से, है ना। तो ये आपका आ रही है 2 से, तो 8 से आपकी आ रही होगी। ठीक है, तो 8 से अगर आपकी आ रही होगी तो 8 से 2 पर आ रही होगी, तब एनर्जी का गैप ज्यादा आएगा, बजाय कि 3 से 2 पे आ रही होगी तो उसके। तो इसका मतलब जो ये 7वीं लाइन होगी ये मोस्ट प्रोबेबल आपकी किस में होगी? आपकी वॉयलेट में होगी। और ये वाली किस में होगी? आपकी रेड में होगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको इधर भी और दिखेगा VIBGYOR, एक्सपेक्टेड। एग्जैक्ट नहीं कह सकता मैं कि सेकंड लाइन एग्जैक्ट ऑरेंज ही दिखा रही है, लेकिन लगभग इस तरीके से होगी। लेकिन ये लाइन आपकी रेड टाइप से होगी।
तो कई बार क्वेश्चन को फ्रेम करते टाइम इस तरीके से भी बोल देता है कि जो ट्रांजिशन है वो फर्स्ट लाइन, मतलब कि रेड लाइन ऑफ बामर से इस तरीके से कुछ कुछ वर्ड बोल देगा, है ना, रेड लाइन ऑफ बामर। तो रेड लाइन ऑफ बामर आपकी यही होगी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर, क्योंकि पूरा बामर जो है आपको विजिबल में है, और अगर बामर में रेड की बात करेगा तो सबसे कम एनर्जी की बामर जो है वही आपकी रेड लाइन है। ठीक, चलिए थोड़ी सी बात और करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। चलिए देखिए, हम यहां पे लेते हैं किसी n2 = 4 टू फाइनली n = 1, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट तक। दैट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन n = 4 से फाइनली n = 1 में आता है, फाइनली का मतलब यहां पर वो कहता है कि n = 4 से डायरेक्ट नहीं आया है, वो किसी भी रास्ते से आया है। दैट मीन्स n = 4 से पहले वो n = 3 आ गया, 3 से फिर वो 2 आया, 2 से 1 आया, या फिर वो n = 4 से डायरेक्ट n = 2 आ गया, फिर वो 2 से फिर 1 आया। तो इसमें कितने मैक्सिमम डिफरेंट केस हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन n = 4 में बैठा है और कुछ देर बाद आप इसे फाइनली n = 1 में देखते हैं और बहुत सारे आपके पास हाइड्रोजन एटम हैं, तो मैक्सिमम कितने डिफरेंट फोटोन हैं जो एमिट हो सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, इसके लिए यहाँ पर हमें देखना होता है। तो चलिए ये छोटा सा केस है, इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इधर यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका n = 1 है, ये आपका n = 2 है, ये n = आपका 3 है, और ये n = आपका 4 है। तो इस तरीके से मैं कई सारे ये बना देता हूँ पैरेलली, सबके लिए यही करस्पॉन्डिंग काम कर रहे होंगे। ये अलग अलग हाइड्रोजन एटम हैं जिनमें ये ट्रांजिशन चल सकते हैं। चलिए n = 4 में आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है यहाँ से। एक तो केस ये हो सकता है कि डायरेक्ट वो यहाँ आ जाए, तो इसके रिगार्डिंग एक फोटोन इमिट होगा। तो ये जो फोटोन आया है बिल्कुल नया फोटोन है, ये हम कंसीडर करेंगे। दूसरे हाइड्रोजन एटम में क्या हो सकता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन आपका n = 4 से n = 3 आ गया। जब n = 4 से 3 आया तब एक नया फोटोन जनरेट हुआ, तो ये एक नया फोटोन है, हम इस पर टिक लगा लेंगे। और जब वो 2 में आ गया तो 2 से फिर ये 1 आया, तो 2 से 1 का भी फोटोन अभी तक तो जनरेट हुआ नहीं, तो हम इस पर टिक लगा लेंगे। तो अभी तक 3 डिफरेंट ट्रांजिशन हो गए। अब क्या हम कर सकते हैं कि n = 4 से n = 3 ले आए, तो एक नया ट्रांजिशन है, ये एक नया ट्रांजिशन है। और फिर हम क्या करते हैं कि 3 से फिर डायरेक्ट 1 आ गया, तो ये भी एक नया ट्रांजिशन है। एक केस ये ले लिया हमने। n = 4 से n = 3 आ गया, तो क्या ये एक नया ट्रांजिशन है? नहीं, ये तो हो चुका, ये तो यहाँ पर हो चुका, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर सेम फ्रीक्वेंसी के 2 फोटोन निकल रहे हैं तो डिफरेंट थोड़ा ना गिने जाएंगे, वो तो एक ही है, सेम ही ट्रांजिशन से हो सकते हैं, तो ये नया नहीं है। अगर 3 से 2 आता है तो एक नया ट्रांजिशन काउंट करेंगे, इसे नया काउंट करेंगे। और अगर 2 से 1 आता तो नया काउंट करेंगे, नया काउंट इसको नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। अब हम क्या ले सकते हैं, अब हम ले सकते हैं कि यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। चलिए और कुछ यहाँ पर हो सकता है, कहाँ से बताइए, कोई नया देखिए, कोई नया ट्रांजिशन ऐसा हो सकता है कि जो अभी तक ना हुआ हो, सोचिए। चार से लेके 1 तक में 4 से डायरेक्ट 2, तो 4 से डायरेक्ट 2 तो हो चुका है, सारे हो गए, है ना। तो सारे आपके हो चुके हैं। तो इतने डिफरेंट फोटॉन्स हैं जो यहाँ से निकल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन n = 4 से फाइनली n = 1 तक आना है तो ये मैक्सिमम है जो आ सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो एक में मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और हमेशा जो कॉम्बिनेशन नए कॉम्बिनेशन, तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बन जाता है, बिहाइंड द सीन आपका ये चल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स, लाइन बोल लो, या फिर वो एक लाइन एक फोटोन को ही दिखा रहा है, एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन को, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है n। तो यहाँ पर आपका n2 = हम इसे अब यहाँ पर जनरलाइज कर लेते हैं, 4 n2 = n टू फाइनली
फाइनली n इक्वल टू 1, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। तो हम इसे जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट n से, n2 इक्वल टू n से फाइनली ग्राउंड स्टेट में आता है तो मैक्सिमम कितनी डिफरेंट लाइन आती हैं, तो ये आपकी आती है n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2, इस फॉर्मूले से आती हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए n2 इक्वल टू 4 टू फाइनली n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 4 और 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो 6 ही आपकी यहाँ पर आ रही थी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब एक और है कि अगर वो फाइनली ग्राउंड स्टेट तक की बात नहीं कर रहा, किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट मान लो 7 से और फाइनली अप टू 2 तक के ही काउंट करने हैं, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट 1 तक के लिए है। 4 n2 4 हायर एनर्जी ऑर्बिट n2 टू अप टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट n1, जहां पर कि n1 n इक्वल टू 1 नहीं है, तो उसके लिए आपका क्या आता है, उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन ये आपका आता है डेल्टा n और ब्रैकेट के अंदर डेल्टा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जहां पर कि डेल्टा n क्या है, डेल्टा n आपका है n2 माइनस n1, ठीक है, ये आपका आता है n2 माइनस n1। इसी से अगर आप हायर एनर्जी ऑर्बिट n2 की जगह n रख दें और लोअर एनर्जी ऑर्बिट n1 की जगह 1 रख दें, तो इसी से वापस ये फॉर्मूला रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो यूजुअली याद हो जाता है स्टूडेंट को, लेकिन ये फॉर्मूले में माइनस की जगह प्लस है, तो मोस्ट चांसेस रहते हैं कि बच्चे यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो उससे बचने का ये तरीका है कि अगर यहाँ पर आपसे बोलता है कि 7 से लेकर मुझे मैक्सिमम जो यहाँ पर है 3 के मैक्सिमम ट्रांजिशन बताओ, मैक्सिमम ट्रांजिशन यहाँ पे बताओ कि 7 से लेकर अगर 3 तक की मुझे ट्रांजिशन काउंट करने हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, है ना। दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 7 माइनस 3, फिर ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये लगाना होगा। लेकिन अगर आप इसे देखें तो इससे मैक्सिमम उतनी ही लाइन आएंगी। आप 3 को 1 बना लीजिए, 3 को 1 बनाने के लिए आप मैंने 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो उसी तरीके से 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 7 से 3 पर उतने ही ट्रांजिशन आएंगे जितने कि 5 से 1 में, और 5 से 1 का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता ही है ना। तो यहाँ पर करोगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 7 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 3, फिर यहाँ पर प्लस 1, ये प्लस ही गड़बड़ कर देता है क्योंकि 2 हमें याद रह जाता है, इतनी लाइन आएंगी। और अगर इसी को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लें तो आपकी 5 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और ये सेम आएंगी। 7 माइनस 3 4, तो 4 तो ये रहा, और 7 माइनस 3 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, 5 ये रहा, तो ये यही बन जाता है, ठीक है। तो 7 से 3 का आपको डायरेक्ट पूछे तो उसको वापस से 5 से 1 बना लेना, और 5 से 1 के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम कर जाता है, ठीक। देखिए इससे कितना आ रहा है, और उससे इससे कितना आ रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के क्वेश्चन करने हैं। हाँ, जब थ्योरी हो गई है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की, अब हमें क्वेश्चन करने हैं। 30-32 क्वेश्चन है, ये करने हैं हमें।
N1 की वैल्यू 1 नहीं है तो फॉर्मूला बताओ। नहीं, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ। चलिए, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, पेज नंबर 12, क्वेश्चन करने स्टार्ट करिए। लैम्डा कहाँ छोड़ दिया उसमें? 1 लैम्डा इक्वल टू है ना। क्या है आंसर? पहली टर्म n1 है भाई, दूसरी टर्म n2 है। पहला हो गया सबका। चलिए बढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पे होते पाते हैं यहाँ पे, बाकी घर पे करने हैं और नेक्स्ट क्लास में
क्वेश्चंस के पहले डाउट्स लेंगे और फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या आया क्वेश्चन? हाइड्रोजन एटम सेम तो बामर से जो ठीक है। वहां पीछे क्या टटोल है? पीछे थोड़ा ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला तो एक ही है ना। ये एक तरफ आपको क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। एक तरफ आपको दिया हुआ हीलियम प्लस। वो कह रहा है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाउंड ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 से 2 ऑफ हीलियम प्लस। तो हीलियम में कह रहा है कि 4 से 2 के ट्रांजिशन पे जो वेवलेंथ आती है वही यहाँ पर n2 से किस n1 के लिए आएगी। फॉर्मूला लगाइए अपना 1/λ इक्वल टू r जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यहाँ पर 1/λ इक्वल टू r क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर। और यहाँ पर आपका 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अब ये दोनों लैम्डा सेम है तो आपको क्या करना? r से r तो आपको यहाँ पर r 1 स्क्वायर तो 1 है ही है, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो ये n2 होती है, n1 होती है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और ये बराबर है किसके? r। यहाँ पर कितना? 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आपका आ रहा है? 2 स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर है। ये ऐसे ही लिखो इसे। r से तो आवर आपका कट गया। अगर आप इसके अंदर लेके जाते हो इसे, ये क्या है? 2 स्क्वायर और ऊपर क्या है? 4। तो 4 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, तो मैं इसे 1/1 स्क्वायर लिख लूँ माइनस 4 स्क्वायर। और यहाँ से तो 1/4, तो 1/4 को मैं 1/2 स्क्वायर लिख लूँ। तो यहाँ से आपकी n1 n2 क्या आई? n2 2 और n1 क्या आई? 1। तो 2 से 1 का ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम में वही वेवलेंथ देगा तो हीलियम प्लस में 4 से 2 का दे रहा है। सेकंड वाला हो गया। देखिए जब भी वो दो में कंपेयर कराया कि जितना इसमें है तो इतना ही इसमें है, तो आप सेपरेटली पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दोनों के डाटा आप देखिए। एक तरफ तो वो कह रहा है कि हाइड्रोजन, एक तरफ कह रहा है वो कि हीलियम प्लस। वो कह रहा है कि हीलियम प्लस में किसी n2 इक्वल टू 4 से n1 इक्वल टू 2 में जो वेवलेंथ आ रही है उतनी ही वेवलेंथ हाइड्रोजन में किस ट्रांजिशन में आएगी। तो उतनी वेवलेंथ मान लो हाइड्रोजन में किसी n2 से n1 में आ रही है, तो यहाँ पर वेवलेंथ लिखिए जरा कितनी आएगी? 1/λ इक्वल टू r जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और यहाँ पर वेवलेंथ क्या आएगी? 1/λ इक्वल टू r जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। अब ये दोनों वेवलेंथ बराबर हैं, वेवलेंथ बराबर है तो 1/λ भी बराबर है, तो दोनों को बराबर रखिए। 1 स्क्वायर तो 1 हो ही गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू r। अगर मैं इस 2 स्क्वायर को अंदर ले जाऊं तो यहाँ पे नीचे लिखा 2 स्क्वायर और ऊपर 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या मैं 1 को 1/1 स्क्वायर लिख लूं माइनस। अब यहाँ पे 4 स्क्वायर का मतलब क्या है? 16 और 2 स्क्वायर का मतलब 4। जब मैं इसे अंदर लेके जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1/4। तो क्या मैं 1/4 को 1/2 स्क्वायर लिख लूं? लिख लिया। अब आप कंपेयर कर लीजिए। तो n2 क्या आ गया आपका? n2 आपका आ गया 2 और जहां से ट्रांजिशन हुआ किस पर? n1 इक्वल टू 1 में। दैट मीन्स हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन में 2 से 1 का ट्रांजिशन वही वेवलेंथ जनरेट करता है जो कि हीलियम प्लस में 4 से 2 में। और ये डाटा आप याद रखिएगा, है ना। इसी डाटा को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करके आपको दे देता हूं। हाइड्रोजन के अंदर 2 से 1 में वही वेवलेंथ आती है जो हीलियम प्लस में। इसके लिए Z की वैल्यू क्या है, इसका Z इक्वल टू है 1, इसका Z इक्वल टू है 2। दैट्स मींस 2 देखें तो जो भी डाटा लिखा है इसमें मल्टीप्लाई हो गई है। तो सेम चीज आप देखिए लिथियम प्लस के अंदर, लिथियम 2 प्लस के अंदर सेम वेवलेंथ आपकी आ जाएगी किस में, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3, तो 3 दूनी 6, 6 से 3 में। लिथियम 2 प्लस में वही वेवलेंथ 6 से 3 में आ जाएगी। और वही अगर आप देखें बेरिलियम 3 प्लस में, तो बेरिलियम का होता है 4, तो कितने से आ जाएगी, 8 से 4 में वही वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये डाटा आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा और डायरेक्ट आपको नहीं याद है तो फिर आप कैलकुलेट करते घूमोगे फिर वहां पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन में 2 से 1, हीलियम प्लस में 4 से 2, लिथियम 2 प्लस से 6 में 2, 6 से 3, बेरिलियम 3 प्लस में 8 से क्या लिख दिया ये 4, 8 से 4, है ना। 8 से 4, 8 से 4 में वही वेवलेंथ आएंगी, सेम वेवलेंथ आती हैं। ठीक है, अगला करिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, पहले बताइए वेवलेंथ जो एनर्जी फॉर फॉर्मूला होता है ई फोटोन, ई फोटोन आपका होता है hc अपॉन लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ आपकी शॉर्टेस्ट है, ये चीज आपकी छोटी है, तो फिर ये चीज क्या है, बड़ी है ना। ये चीज बड़ी है तो ई फोटोन आपका ज्यादा है, ई फोटोन ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ है। और अगर लैम्डा आपकी लॉन्गेस्ट है, ये अगर बहुत बड़ी है तो ये चीज छोटी है, छोटी है मतलब ई फोटोन आपका कम है, ई फोटोन आपका कम है मतलब कम एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ है। तो आपको ढूंढना होगा कम एनर्जी का ट्रांजिशन और हाई ज्यादा एनर्जी का ट्रांजिशन, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लीजिए। छह तक हो गए क्वेश्चन, गुड। कहाँ तक कर लिए, करिए।
चल रहा नहीं चल रहा है ऐसे। ये कह रहा है कि 3 हाइड्रोजन एटम हैं जिनमें अलग अलग ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बैठा है, सारे के सारे रिटर्न करते हैं n=1 पे, तो मिनिमम एनर्जी रिलीज कितनी हो सकती है? तो मिनिमम एनर्जी रिलीज के लिए आपको क्या करना है, मतलब आप इलेक्ट्रॉनों को ये n=1 में आपको लौटना है और बाकी कहीं और बैठे हुए हैं, ये 3 है आपका ये। तो मिनिमम एनर्जी के लिए आप इन्हें कहाँ से लौटाओगे? किसी n=10 से 1 पे लौटाओगे और 3 डिफरेंट भी रखने हैं, 3 डिफरेंट भी रखो और एनर्जी भी कम से कम आए। तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है? एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे दो में रखूँ या फिर 4 में रखूँ? 4 से 1 में लौटाऊँ, 2 से 1 में लौटाऊँ, तो एक तो आपने 2 एक्वायर कर ली कि n=2 में रख लूँगा। अब दूसरा आपको कोई डिफरेंट रखना है और वो भी कम ही एनर्जी आए, तो 2 के अलावा और फिर क्या रखो? 3 रखो, बिल्कुल यहाँ पे रखो, और फिर एक और जो मिनिमम एनर्जी आए फिर अलग हो, 4 रख लो। तो फिर आपको 3 ट्रांजिशन करने हैं, 2 से 1 वाला कर लो, 3 से 1 वाला कर लो और 4 से 1 वाला कर लो। तो 2 से 1 में तो कितनी आ जाती है? 13.6 और ब्रैकेट के अंदर 1/1² माइनस 1/2² मतलब 3/4। 3 से 1 में कितनी आ जाती है? 3.6, 1/1² माइनस 1/9 तो 8/9, और ऐसे यहाँ पे 13.6 15/16। ये मिनिमम एनर्जी को जब जोड़ोगे तो ये मिनिमम एनर्जी आएगी, बी वाला ऑप्शन। 7th, the ratio of the longest wavelength of Lyman series in helium plus
टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ अ बामर सीरीज। पहले तो आप लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट की वजह से एनर्जी में पहन दो। तो पहले आपका क्या है, दो रेशो करने हैं। रेशो करने तो ऐसे लाइन खींच लो, यहाँ करेंगे यहाँ करेंगे। यहाँ पे आपको करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, लॉन्गेस्ट लैम्डा, लॉन्गेस्ट लाइमन और किस में, हीलियम प्लस में, ठीक है। और दूसरा क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर की और किस में, Li2 प्लस में। तो ये रेशो आपको निकालना है। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी तो कम से मिनिमम आएगी ना, क्योंकि hc/λ होती है। ये आपने बड़ी से बड़ी कर दी तो ये तो छोटे छोटे आ गई। तो आपको चाहिए मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी लाइमन में और किस में, हीलियम प्लस में। और यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी किस में, बामर में और किस में, Li2 प्लस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाइमन, लाइमर में मिनिमम एनर्जी चाहिए। लाइमन आपकी चलती है 1n = 1 में, तो 2 से 1 में मिनिमम एनर्जी आएगी, या 3 से 1 में, या 4 से 1 में, किस में एनर्जी मिनिमम है, 2 से 1 में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एनर्जी चाहिए ना आपको। रेशियो किसका निकालना है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो फिर आप ये करो, फिर वेवलेंथ निकालनी ना, तो आपको निकालनी है 1/λ तो ये आपका ऐसा आ जाएगा R × 2² हीलियम प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर 1/1² - 1/2²। तो ये आपकी वो आ जाएगी पहले वाली। आपको वेवलेंथ का निकालना रेशियो। दूसरा देखिए, यहाँ पर आपको लैम्डा = R और यहाँ पर आपका 3² ब्रैकेट के अंदर बामर में मैक्सिमम। तो बामर के अंदर, बामर में तो n = 2 में गिरता है और बामर में मैक्सिमम चाहिए तो इन्फिनिटी से 2 गिरे। तो यहाँ पर आपका 1/2² - 1/∞²। तो 1/∞² तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 1/λ आ गया R × ये 3/4 आ जाता है, तो 4 × 3/4 तो 3 हो गया है ना। और 1/λ = R, ये हो जाएगा 9 और नीचे तो 0, तो 9/4। तो यहाँ से देखिए, तो ये लैम्डा आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 1/3R। और दूसरा आपका लैम्डा कितना आ गया, 4/9R। तो ये आपका आ गया 4/9R। तो ऐसे करके लिखिए, 3R नीचे दिखेगा, 4 इधर दिखेगा आपको, 9R इधर दिखेगा, 3। तो ये आपका आ जाएगा 3/4, ठीक है। कहाँ तक हो गए तुम्हारे, चलिए तुम कहाँ पे पहुँचे, कौन सा, 7th वाला। आपको चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस में चाहिए आपको, लाइमन में चाहिए और हीलियम प्लस के लिए। और आपको शॉर्टेस्ट लैम्डा चाहिए बामर में और किस में, Li2 प्लस में, ठीक है। तो पहले तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी मैक्सिमम होएगी, एनर्जी मैक्सिमम चाहिए आपकी, क्योंकि आपका होता है hc/λ। आप इसे लॉन्गेस्ट कर रहे हो तो फिर ये मिनिमम पे आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे शॉर्टेस्ट लैम्डा है, मतलब कि आपकी एनर्जी, नहीं एक मिनट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो एनर्जी, हाँ मैक्सिमम, हाँ यहाँ पे मिनिमम आ जाएगी, लॉन्गेस्ट, हाँ यहाँ मिनिमम आ जाएगी, यहाँ आपकी मैक्सिमम आ जाएगी। चलिए, तो अब लैम्डा का हम मतलब लाइमन है, लाइमन के अंदर लाइमन होता है n = 1 में, और उसमें आपको चाहिए एनर्जी मिनिमम। तो एनर्जी मिनिमम मतलब 2 से 1 पे डायरेक्ट गिरा लो, सबसे कम एनर्जी इसमें ही है। और यहाँ पे बामर मतलब 2 में गिरना है। अब शॉर्टेस्ट मतलब एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो इन्फिनिटी से 2 पे गिराओ तभी मैक्सिमम एनर्जी आएगी। अब यहाँ पे लैम्डा लिखो, 1/λ = R हीलियम प्लस के लिए 2² ब्रैकेट के अंदर 1/, पैर में चलाओ, 1² माइनस के 1/2²। तो 1/λ आपका हो जाएगा R × 4 और यहाँ पे आ जाता है 3/4, 4 से 4 कट गया। अब लैम्डा देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 3R, इसे रख लो अभी ऐसे ही।
यहाँ पे 1/λ इक्वल टू r, लिथियम 2+ के लिए 3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर, तो 0 हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, ये 4, तो 4/9r। अब आपको इसका डिवाइड बाय दिस रेशो चाहिए, तो फाइनली आपको चाहिए ये, फाइनली आपको चाहिए 3r, ठीक, एक मिनट 1/3r है ना, ये 1/3r है, हाँ, तो 1/3r और यहाँ पर 4/9r, 3r नीचे आ जाएगा, 4 इधर, और यहाँ पर 9r, तो इससे कटेगा 3, तो आ जाएगा 3/4। नाइन्थ ये वाला। तो देखिए आपके पास डिफरेंट हाइड्रोजन एटम हैं, जहां पर आपको किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट जो कि सब डिफरेंट हैं, उनसे आपको ये मान लो n=1 है, ये n=2 है, ये आपका n=3 है, ये n=4 है, ये n=5 है। इनसे आपको इलेक्ट्रॉन को वापस ग्राउंड स्टेट तक लाना है और ऐसा भी रखना है कि एनर्जी कम से कम आए। तो मान लो पहले के हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, तो अगर मैं 2 से 1 पर लेके आऊं तब मिनिमम एनर्जी आएगी, या मैं 3 से 1 पर लेके आऊं तब 2 से 1, ठीक है। तो एक में मैंने 2 से 1 का ट्रांजिशन ले लिया, मैंने ले लिया 2 से 1 का ट्रांजिशन, इसमें मैं कर दूंगा। दूसरा हाइड्रोजन एटम में, अब दूसरे हाइड्रोजन एटम के अंदर भी मिनिमम आए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एनर्जी अभी भी जो है एक तरीके से जो हायर एनर्जी ऑर्बिट 2 है वो 2 से किसी अलग से आ रही हो। तो 2 तो मैं ले नहीं सकता, अब क्या लूं, 3 से 1 लूं या 4 से 1 या 5 से 1? 3 से 1। अब हम यहाँ पर 3 से 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन किया है 3 से 1 का। अगले पे चलते हैं, अगले पे भी फिर मुझे यही ध्यान रखना है कि कोई डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब क्या लूं, 4 लूं या 5 लूं या क्या लूं, 4 ले लेते हैं। तो मैं 4 से लेके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो अगला ट्रांजिशन है 4 से 1 का। इसमें कितनी एनर्जी आती है, अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूं तो ये आपके आती है 13.6, सबके सब हाइड्रोजन एटम है तो Z² 1 हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर आपका 1/1 स्क्वायर माइनस के 1/2 स्क्वायर, तो ये 3/4 आ जाता है। ये जो 1 से 2 या 2 से 3 ये भी ध्यान रखिए, ये आपका 3/4 आता है। इसमें फिर ये आपका कितना आ जाएगा 8/9, इसमें 15/16, ये कुछ डाटा आप याद रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 13.6 इंटू 3/4, ऐसी जब आप इसमें करोगे तो ये आपका 13.6 इंटू 8/9 आ जाएगा, कैलकुलेट आप कर लेना। और इसमें E = 13.6 इंटू 15/16 आ जाएगा, ठीक है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। तो इन सब की एनर्जी कलेक्ट करके जोड़िए 13.6 और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा 3/4 प्लस के 8/9 और प्लस के आपका 15/16। तो ये वो मिनिमम एनर्जी है कि ट्रांजिशन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट से भी हुआ और एनर्जी भी आपकी कम से कम आप ले पाए। आपके लगभग 10 तक क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें कितने क्वेश्चन, लगभग 32। तो बचे हुए जो 22 क्वेश्चन है वो आप घर जाके करेंगे आज 2 बजे के बाद, और फिर कल हम पहले जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको लेंगे और फिर नए टॉपिक पे चलेंगे, ठीक।